हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th का ही संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। आपको कुछ शीर्षक पढ़ाया गया था पिछले क्लासेज में दोस्तों। जैसे हम लोग पढ़े थे शास्त्र कारः पढ़े थे, उसके बाद भारतीय संस्कार पढ़े थे, उसके बाद आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसका नाम था आप लोग को नीति श्लोका के पाठ हम लोग कुछ अध्ययन किए थे दोस्तों। इसके बाद यदि बात किया जाए नीति श्लोका के बाद हम लोग बात किए थे आप लोग को एक स्वामी दयानंद के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कर्मवीर कथा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप लोग वीडियोस देखते हैं दोस्तों तो वीडियोस पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग को जब तक पूरा वीडियोस को नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आने लगेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो जब भी देखिए तो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन एक भी ना छूटे। आप लोग पूरा देखिएगा तो आपको प्रत्येक प्रश्न चैप्टर से बनने लगेंगे और आप लोग को किसी प्रकार की याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा, कहानी के माध्यम से आप लोग को चैप्टर आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड से। तो हमने चैप्टर लिखा गया तो हमारे द्वारा दोस्तों एक शीर्षक है जिसका नाम है कर्मवीर कथा। क्या है? कर्मवीर कथा। तो कर्मवीर कथा आप लोग शब्द समझ रहे हैं, वो काम में वीर होता है उसी को बोलते हैं कर्मवीर। इससे संबंधित आप लोग शब्द सुनते होंगे जिसे बोलता है दानवीर। क्या बोलते हैं? दानवीर। तो जो दान में वीर होता है उसको आप लोग दानवीर कहते हैं, कर्म में वीर है उसको कर्मवीर कहते हैं। और जो धर्मवीर नाम सुनते होंगे तो जो धर्म में वीर होता है उसी को धर्मवीर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक ऐसे कर्मवीर की कहानी पढ़नी है दोस्तों। यह आपको एक प्रकार की कहानी वाला शीर्षक है। तो यहाँ पे हम लोग को कर्मवीर कथा में हमारे राज्य की कहानी पढ़नी है, जो जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जिस प्रांत में हम लोग रह रहे हैं। तो हमारे राज्य का नाम है दोस्तों बिहार राज्य। तो बिहार राज्य की ही आपको इस कहानी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग को एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है जो दबा कुचला और कहने का मतलब पिछड़ा दलित परिवार से बिलोंग करता था। उसका कहने का मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है दोस्तों, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन अपनी निरंतर मेहनत और कठिन परिश्रम के बल पर उसने भारतीय कहने का मतलब प्रशासनिक सेवा में अहम उसका योगदान माना जाता है दोस्तों। और कहने का मतलब अहम ओहदा प्राप्त करता है, उच्च ओहदे ऊंचे ऊंचे पदों तक प्राप्त अपना जाता है। कौन? जो लड़का हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जिस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है वो आपको किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने आपको समझाया कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है दोस्तों कर्मवीर। तो जो काम में वीर है तो उसको बोलेंगे कर्मवीर। उसी समान आप लोग समझते होंगे धर्मवीर। जो धर्म में वीर है उसको धर्मवीर कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे दानवीर। क्या सुनते होंगे? दानवीर। तो जो दान में वीर है उसको बोलेंगे दानवीर, कर्म में वीर है उसको कर्मवीर बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को जो शीर्षक लिखा गया है कर्मवीर कथा, आप लोग को बिहार प्रांत की कहानी है। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि कर्मवीर कथा किस राज्य की कहानी है? तो बिहार राज्य की कहानी है। और जो बिहार राज्य की कहानी है तो बिहार राज्य में ही ये गांव है दोस्तों जिसका नाम है, हम लोग देखेंगे उस गांव का नाम है भीखन टोला। क्या नाम है दोस्तों? भीखन टोला। तो इस गांव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी गांव में जिस व्यक्तित्व का जन्म हुआ था उस कर्मवीर का, तो इसी गांव में जन्म हुआ है। बिहार प्रांत में एक गांव है जिसका नाम है आप लोग को भीखन टोला। तो पहले तो आप लोग को इस गांव की विशेषता जाननी होगी। अब कहा जाता है यह जो गांव हम लोग का है भीखन टोला, यह आपको ऐसे जगह पर स्थित है जो शहर से कोसों दूर है। तो आप लोग को इसकी विशेषता के बारे में अगर बोला जाए तो भीखन टोला एक ऐसा गाँव है जो शहर से कोसों दूर स्थित है। तो कोसों दूर कहने का मतलब अगर इस गाँव से शहर जाना पड़ेगा तो आप लोग को बहुत दूरी तय करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग को शहर मिलेगा। और कहा जाता है कि ऐसा गांव है जहाँ पे आधारभूत संरचना की कमी है। तो आधारभूत कहने का मतलब न तो इस गांव में सड़क है, न इस गांव में बिजली है, न इस गांव में अस्पताल है, न इस गांव में विद्यालय की व्यवस्था है। तो कहने का मतलब इस गांव में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। किस गाँव में? भीखन टोला गाँव में। किस प्रांत में है? मतलब किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। तो आप लोग को हमने यहाँ पे दो बात बताया, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे।
कि आप लोगों को बोला जाएगा कर्मवीर कथा में किस राज्य का वर्णन मिलता है, तो बिहार राज्य का वर्णन मिलता है। बिहार राज्य के किस गांव का वर्णन मिलता है, तो भिखनटोला गांव का वर्णन मिलता है। आपको पूछा जाएगा कि भिखनटोला गांव की कुछ विशेषता बताइए, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा गाँव है जो शहर से कोसों दूर स्थित है। इस गाँव में न तो सड़क है, न इस गाँव में अस्पताल है, न इस गाँव में बिजली है, और न ही इस गाँव में विद्यालय की सुविधा है। इस गांव के अगर कहा जाए दोस्तों, जिस गांव में न सड़क है, न अस्पताल है, न बिजली है, तो यहाँ पे लोगों को रोजगार तो मिलेगा नहीं। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ के लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, निर्धन होंगे। तो यहाँ के लोगों की स्थिति भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति निर्धन है। यहाँ के लोग, कहने का मतलब, जब विद्यालय नहीं है तो यहाँ के लोग पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ के लोग क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, अनपढ़ होंगे। तो इस आधार पे आप लोग को भिखनटोला गाँव की परिस्थिति आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसकी विशेषता यदि आपसे पूछा जाए तो यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले तो हमने यह बताया आपको कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। आपसे पूछा कि बिहार राज्य में किस गांव का वर्णन कर्मवीर कथा में मिलता है, तो आप लोगों को भिखनटोला गांव का वर्णन मिलता है। आगे पूछेगा भिखनटोला जो गांव हमारा है, तो इस गांव की विशेषता क्या होनी होगी, तो इस गांव की पहली विशेषता कि शहर के नजदीक है कि शहर से दूर है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा गाँव है जो शहर से कोसों दूर स्थित है। इस गांव में आधारभूत संरचना की कमी है। कहने का मतलब इस गांव में न तो अस्पताल है, न इस गांव में सड़क है, न इस गांव में बिजली है, और न इस गांव में विद्यालय की व्यवस्था है। इसी कारण यहाँ के लोग क्या है, रोजगार तो किसी को है नहीं, तो बेरोजगार है। जब बेरोजगार है तो रुपया पैसा आएगा नहीं, जब रुपया पैसा आएगा नहीं दोस्तों, तो कहने का मतलब अमीर तो होंगे नहीं, सारे लोग निर्धन होंगे लगभग। और बोला जाए कि यहाँ विद्यालय नहीं है तो पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, तो यहाँ लोगों की स्थिति क्या है, अनपढ़ है। अनपढ़ है, आप लोग कह सकते हैं अशिक्षित है। तो इसका गांव की विशेषता आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पहली विशेषता हमने बोला कि यह शहर के नजदीक, शहर से दूर, तो बोले हैं कि शहर से कोसों दूर स्थित है। तो यह गांव आपको शहर से कोसों दूर स्थित हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके बारे में बोला कि यहाँ पे आधारभूत संरचना की कमी है। इस गांव में आपको कहता है कि आधारभूत संरचना की कमी है। तो आधारभूत संरचना कहने का मतलब, इसका अर्थ होता है दोस्तों, इस गांव में न तो आप लोग को विद्यालय है, जब विद्यालय इस गांव में नहीं है तो यहाँ पे लोग पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे लोग क्या मिलेंगे आपको, अशिक्षित मिलेंगे। अशिक्षित कहने का मतलब बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ के लोग अनपढ़ मिलेंगे। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि आधारभूत संरचना कहने का मतलब किसी क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसी को कहा जाता है आधारभूत संरचना। तो हमने बोला कि इस गाँव में विद्यालय नहीं मिलेगा। आप लोग को कहता है दोस्तों कि इस गाँव में आप लोग किसी प्रकार की सड़क की व्यवस्था नहीं है, न इस गांव में आपको बिजली है, और न ही इस गांव में कहा जाता है दोस्तों किसी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा है, और न ही इस गांव में कहने का मतलब किसी प्रकार के अस्पताल की व्यवस्था है। तो इस आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि किसी प्रकार की सड़क है, न बिजली है, न अस्पताल है, तो यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और जब यहाँ पे लोगों को दोस्तों रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ के लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। और जब यहाँ के लोग बेरोजगार होंगे तो यहाँ के लोग अमीर होंगे कि गरीब होंगे, तो बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या होंगे, गरीब होंगे। कहने का मतलब निर्धन है। तो इस गांव के बारे में आप लोग को स्पष्ट हो चुका होगा। भिखनटोला गांव की विशेषता आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यह गांव शहर से दूर है कि शहर के नजदीक है, तो बोलना है कि शहर से क्या है, दूर है, शहर से कोसों दूर स्थित है। इस गांव में क्या आधारभूत संरचना नाम की कोई चीज है, तो यहाँ पे किसी नाम की चीज नहीं है, किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, भिखनटोला गाँव के बारे में हमने विशेषता इसकी बता दिए। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि इस गांव की में कुछ परिवार वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ परिवार तो रहेंगे। ऐसे आप लोग को जो टोला लिखा गया है तो टोला आपको समझ में आना चाहिए। जो गांव के बाहर जो हल्का फुल्का कहने का मतलब जो ओरिजिनल गांव होता है, तो गांव के बाहर आप लोग को 2 4 10 घर की जो बस्ती होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, टोला कहते हैं। तो आप लोग को टोला में जो भिखनटोला जो जगह है, इसी टोला में एक परिवार रहता है। तो इस परिवार की कहानी पढ़नी है हम लोग को। तो भिखनटोला जो आप लोग को नजर आ रहा है, तो इसी भिखनटोला में एक आपको कहता है दोस्तों कि परिवार रहता है। तो उस परिवार की स्थिति आप लोग इतना से समझ सकते हैं कि इस परिवार जो रहता है दोस्तों एक झोपड़ी में रहता है। तो यह परिवार आपको किस में रहता है, महल में नहीं रहता बल्कि एक झोपड़ी में रहता है। और झोपड़ी की स्थिति आप लोग समझ में आना चाहे इतने से, इस झोपड़ी के बारे में आपको लिखा गया है कि यह झोपड़ी केवल धूप से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है,
धूप से रक्षा करता है या वर्षा से रक्षा नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह झोपड़ी आपको जर्जर अवस्था में मिलेगा। कौन अवस्था में? जर्जर अवस्था। तो जर्जर अवस्था कहने का मतलब इस झोपड़ी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो यह झोपड़ी केवल धूप से रक्षा करेगा, लेकिन बरसात अगर आएगा दोस्तों तो हल्का फुल्का भी बरसात आने पर इस झोपड़ी से बारिश आने लगती है, पानी बूंदे बूंदे टपकने लगते हैं। इस परिवार में आपको ध्यान रखना है, इस परिवार में आपको कहता है कि 4 सदस्य रहते हैं। तो यह भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भीखनटोला गांव में जिस परिवार की हम लोग को कहानी पढ़नी है उस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। तो इस परिवार में हम लोग को 4 सदस्य रहते हैं। तो सदस्य 4 रहते हैं तो कौन कौन है? तो आपको कहा जाता है कि यहाँ पे एक घर का मालिक है, गृह स्वामी, तो घर का मालिक हो जाएगा। और कहा जाए कि आपको गृह स्वामी है तो इसकी पत्नी भी होगी और इसके एक बच्चे और बच्चियां हैं। इसके एक बच्चे हो जाएंगे दोस्तों, बच्चा, और एक दूसरा क्या हो जाएगा? बच्ची। तो कहने का अर्थ है हमारा है कि इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। तो पहला तो हमने आपको यहाँ से 2 प्रश्न अभी आपको बताया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। भीखनटोला गांव की विशेषता पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि यह गांव क्या है, शहर के नजदीक है कि दूर है? तो बोलना पड़ेगा कि यह गांव शहर के क्या है, नजदीक नहीं बल्कि शहर से कोसों दूर है। और इस गांव में किसी प्रकार की आधारभूत संरचना नहीं है। इस गांव में न तो सड़क है, न अस्पताल है, न बिजली है, न आपको कह सकते हैं कि विद्यालय है। इस गाँव के लोग क्या है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। इस गाँव के लोग रोजगार ही नहीं के बल्कि बेरोजगार हैं, और बोल सकते हैं कि आपको निर्धन है, गरीब है। तो आप लोग को भीखनटोला के बारे में आपको वर्णन मिल जाएगा। पूछेगा कि किस राज्य में है, किस प्रांत में है, तो आपको यह भी मिल जाएगा कि यह जो आपको है भीखनटोला बिहार राज्य, बिहार प्रांत में स्थित है। आगे हमने बताया कि इस टोला में आपको एक परिवार रहता है, उस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। यही बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको उस परिवार में कितने सदस्य? तो 4 सदस्य रहते हैं। घर का मालिक है, उसकी कहने का मतलब उसकी पत्नी हो जाएंगे, एक बच्चा और क्या हो जाएगा दोस्तों? उसकी बच्ची है। और जिस झोपड़ी में रहती है उस झोपड़ी की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उस झोपड़ी भी जर्जर अवस्था में है। कहने का तात्पर्य आपको लिखा गया है कि एक ऐसी झोपड़ी है जो केवल धूप से रक्षा करता है, वर्षा से रक्षा नहीं करता है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति कितनी दयनीय है और कितनी गरीब है। अब देखिए जब क्या होता है दोस्तों कि सरकार के द्वारा आप लोग को पता होगा कि सभी जगह आप लोग को मतलब पूरे देश में, पूरे भारत देश में एक अभियान चलाया गया लोगों को शिक्षित करने के लिए, सब पढ़ें, जो आप लोग को प्राथमिक विद्यालय लगभग आज के समय में प्रत्येक गांव में मिलता है। तो उसी आधार पे सरकार की योजना के द्वारा, तो सरकारी योजना के द्वारा इसी गांव में, किस गांव में? भीखनटोला गांव में आप लोग को एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना भीखनटोला में किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार के द्वारा किया जाता है। और जब प्राथमिक विद्यालय कहने का मतलब यहाँ पे स्थापित होता है, तो हमने आपको बोला कि इस आपको जो गाँव है दोस्तों, कौन गाँव? भीखनटोला हमने बोला। तो भीखनटोला आपको जो गांव दिखाई पड़ रहा है भीखनटोला, तो इस गांव में आपको कहा जाता है कि इस गांव में आपको एक प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा, प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा यहाँ पे कहता है कि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है। जब प्राथमिक विद्यालय की स्थापना तो कर दी जाती है, और यहाँ पे कहता है कि इस प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पे एक शब्द लिखता है नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक समागत। तो यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा शिक्षक समागत। तो आप लोग को पहले समझना है, हमने आपको यहाँ पे बोला क्या कि आपको भीखनटोला गांव में सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की जाती है, प्राथमिक विद्यालय की। और इस प्राथमिक विद्यालय जो स्थापित किया गया, नया प्राथमिक विद्यालय खोला गया। और जब नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई तो इस प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक आते हैं, जब विद्यालय नए नए हैं तो शिक्षक भी क्या होंगे? नए नए, नए सोच वाले, नए विचार वाले। कहने का मतलब नई सोच और पहल के साथ लेकर के इस गांव में आप लोगों को विद्यालय की स्थापना की जाती है ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए। परंतु सरकार की योजना तो आ चुकी है, लेकिन इस विद्यालय में कहा जाता है कि एक भी बच्चे या बच्चियां पढ़ने जाती नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं रहता। शिक्षक यहाँ पे आपको आए रहते हैं, परंतु कोई भी विद्यार्थी इस विद्यालय में आते होते नहीं है। और जब नहीं आते हैं तो यहाँ के क्या होता है दोस्तों, यहाँ के जो शिक्षक है इस विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है दोस्तों, क्या होता है यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो नवीन दृष्टि संपन्न है, यह भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक विद्यालय में कैसा शिक्षक आया था? तो नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न, तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक समागत। और आपको कहा जाएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा
जाएगा कि आप लोग को जो शिक्षक था वो कहाँ गए थे घूमने के लिए, कहाँ आए थे देखने के लिए। तो आपको कहता है कि आप लोग को इस गांव में घूमने के लिए आए। जब भिखनटोला गांव में घूमने के लिए आते हैं शिक्षक यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि सारे जो बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे जो भी लड़के हैं, सब अपने अपने किसी न किसी प्रकार के खेल में व्यस्त है। तो कहने का मतलब जब किसी न किसी प्रकार के खेल में व्यस्त है, किसी को शिक्षा से मतलब नहीं है। क्या होता है शिक्षा, किसी को किसी प्रकार से मतलब नहीं था। कोई अपना गुल्ली डंडा खेल रहा है, अपना कोई लूडो, आप कहने का मतलब अंडा खेल रहा है। तो किसी न किसी प्रकार के जो गाँव में जो खेल खेले जाते हैं, सारे लोग अपना खेल में तल्लीन था। किसी को किसी से मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन शिक्षक है, शिक्षक क्या होता है। क्योंकि वहाँ के लोग आपको पढ़े लिखे नहीं है। कहने का मतलब वहाँ के लोगों को शिक्षा से किसी प्रकार के दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि शिक्षक लोग जब आते हैं घूमने के लिए भिखनटोला गांव को देखने के लिए, आपको पूछेगा कि भिखनटोला गांव में कौन आए थे। तो शिक्षक आए थे क्या करने के लिए, घूमने के लिए आए थे, बच्चों को देखने के लिए। आखिर बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आते हैं। तो जब बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे थे तो इसीलिए क्या आता है कि उस बच्चे को विद्यालय में लाने के लिए वहाँ के शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के जो नए सोच वाले, नए विचार वाले जो शिक्षक थे, सारे लोग आते हैं भिखनटोला में, ताकि बच्चे को बुला करके उनके परिवार से मिल करके विद्यालय में बुलाया जाए और उन लोगों को शिक्षा दिया जाए। तो उन्हीं में से एक लड़का है दोस्तों, उन्हीं परिवार में से, जिस परिवार की मैं बात कर रहा था, उस परिवार में जो लड़का था, एक बालक था, उस बालक को क्या करते हैं शिक्षक अपने पास रख लेते हैं पढ़ाने के लिए। और बहुत सारे बालक आते हैं, और लेकिन उस क्या होता है, उस बालक को शिक्षक लिखते हैं कि शिक्षितुम, यहाँ पे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षितुम आर्भता, शिक्षितुम आर्भता। तो शिक्षितुम आर्भता कहने का मतलब उस परिवार के जो बालक था, वह जो लड़का था, उस लड़का को शिक्षक क्या करते हैं कि शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं, शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। तो आपको पूछेगा कि शिक्षक ने किसको शिक्षा देना आरंभ किया, उस बालक को। बालक क्या अमीर परिवार से था? तो नहीं, आपको बोलना पड़ेगा वह दलित परिवार से था। तो वह कहने का मतलब दलित लड़का है। तो आपको दलित परिवार से जो लड़का था दोस्तों, उसी को शिक्षक ने शिक्षा देना प्रारंभ करता है। और शिक्षक ने जब उसको शिक्षा देना प्रारंभ किया, तो शिक्षक के शिक्षण शैली से, यहाँ पे ध्यान रखना है, शिक्षक के शिक्षण शैली से, शिक्षक के शिक्षण शैली से कहता है दोस्तों कि बालक जो है आकृष्ट होता है। क्या होता है? आकृष्ट। आकृष्ट कहने का मतलब आकर्षित होता है। आकृष्ट कहने का मतलब क्या होता है? आकर्षित होता है। अब यहाँ पे हमने आपको बोला, जैसे हर शिक्षक का पढ़ाने का शैली अलग अलग होता है। हम आपको कुछ डिजाइन से पढ़ाएंगे, अपना तरीका से पढ़ाएंगे, दूसरे शिक्षक आएंगे, उनका तरीका अलग होगा पढ़ाने का। तो हर टॉपिक आप लोग को शिक्षक जैसे ही बदलता है तो उनकी पढ़ाने की शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं। तो जो बालक था दोस्तों, जब बालक को शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, जब बालक को शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, तो क्या होता है कि बालक ने भी शिक्षक के शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ। कहने का मतलब बालक को जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे जो भी कहने का मतलब पाठ्य सामग्री थी, उससे बालक आकर्षित होकर के शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है। और जब ईमानदारी पूर्वक बालक शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है, उसमें किसी प्रकार का, कहने का मतलब बेचारा जो बालक है वह किसी प्रकार का आलसी नहीं दिखाता है और निरंतर अध्ययन करते रहता है। और निरंतर अध्ययन करने के दरमियान वो प्राथमिक विद्यालय पास कर जाता है। प्राथमिक विद्यालय पास करने के बाद मध्य विद्यालय पास करेगा, उसके बाद उच्च विद्यालय जाएगा। और दोस्तों आप लोग को पता है, जब माध्यमिक विद्यालय पास करेगा तो आप लोग को उसके पश्चात बालक को अब दिक्कत आ रही है यहाँ पे महाविद्यालय में। अब मैं महाविद्यालय की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक टर्म हमने लिखा महाविद्यालय। क्या लिखा? महाविद्यालय। तो महाविद्यालय की जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, महाविद्यालय से संबंधित क्या आपको समझ में आना चाहिए कि उस बालक जब प्राथमिक विद्यालय वगैरह सब पास कर जाता है तो उसको महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना है। क्या लेना है? प्रवेश लेना है। कहने का मतलब उसको नामांकन करवाना है। जब नामांकन अब करवाना है तो उसके पास पैसा तो नहीं है, उनका पिताजी गरीब है। तो कहता है यहाँ पे कि पितृ अर्थाभावे अपि, पितृ अर्थाभावे अपि, पितृ अर्थाभावे अपि। तो कहने का मतलब उनके पिता के पास पैसा का अभाव है, उनके पिता के पास उतना पैसा नहीं है कि वह लड़का क्या करे कि महाविद्यालय में अपना नामांकन कर सके। तो क्या करता है कि प्राथमिक विद्यालय से पास करके वह आगे आगे जो शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पिता के पास भी पैसा नहीं है। तो वह जो बालक क्या है,
वो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा करके किसी प्रकार से अपना पैसा इकट्ठा करता है और महाविद्यालय में प्रवेश करता है। तो महाविद्यालय में जब प्रवेश कर जाता है तो वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर के, पुस्तक भवन में जाकर के, पुस्तकालय में जाकर के वहाँ जी की जो भी पुस्तकें थी, जब क्लास चलता था तो क्लास दरमियान अपना कहने का मतलब क्लास करता है, क्लास में पढ़ाई करता है। और उस हर कॉलेज में आप लोग को, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जिसको देखिए यहाँ पे महाविद्यालय की जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे समझना है वह लड़का का नामांकन लेना है कहाँ, महाविद्यालय में, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉलेज। तो कॉलेज में उसका नामांकन लेना है, किसके लिए, तो आपको स्नातक करने के लिए। किसके लिए, स्नातक के लिए, जिसको आप लोग बोलते होंगे ग्रेजुएशन। क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक करने के लिए उसका नामांकन लेना है कहाँ, महाविद्यालय में। लेकिन उसके पास पैसा तो था नहीं, उसके पिता के पास पैसा था नहीं, फिर भी क्या करता है कि छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा दे करके आपको क्या करता है, किसी प्रकार से पैसा इकट्ठा करता है और पैसा इकट्ठा करके महाविद्यालय में अपना स्नातक की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए अपना नामांकन कर लेता है। और हमने आपको बोला कि महाविद्यालय में आपको निरंतर आपको क्या कर रहा है, क्लास तो अटेंड कर ही रहा था, पढ़ाई कर ही रहा था। और जब भी उसको समय मिलता था तो उस छुट्टी के समय में वो खाली अपने समय में क्या करता था, वह लड़का जाता था अपने पुस्तक भवन में। पुस्तक भवन में जो भी पुस्तकें थी, लगभग अपने पुस्तकालय की पुस्तकों को कंठस्थ कर लिया। कहने का मतलब आपको बहुत सारी पुस्तकों को कंठस्थ कर लिया दोस्तों, कंठस्थ कर लिया। उस पुस्तक में जो भी बातें लिखी गई थी, सारी बातों को वह लड़का क्या करता है, याद कर लेता है। और जब स्नातक की परीक्षा होती है, स्नातक की क्या होती है, परीक्षा, तो स्नातक परीक्षा में क्या होता है कि वह लाता है प्रथम स्थान। कौन स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि महाविद्यालय में जो आप लोग को जो स्नातक की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में उस लड़का कौन स्थान प्राप्त किया था, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ लड़का, तो क्या होता है कि उसका भी नाम हुआ और अपने महाविद्यालय का भी नाम रोशन किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त करके उसने अपने महाविद्यालय की ख्यातिम, हमने लिखा है ख्यातिम वर्धयते, ख्यातिम वर्धयते कहने का मतलब जिसको प्रसिद्धि और मिलता है उसके महाविद्यालय का, उसका भी नाम प्राप्त अच्छा होता है। किसका, वह दलित बालक का, छोटा कहने का मतलब गरीब बालक का। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके अभाव में भी महाविद्यालय में लड़का नामांकन नहीं ले रहा था, तो उस पिता के पैसा के अभाव में। आप लोग बोलेगा कि स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। और प्रथम स्थान प्राप्त करके किसका नाम ऊंचा किया, तो अपने महाविद्यालय का नाम ऊंचा करता है वह लड़का। अब देखिए जब ग्रेजुएशन कर लेता है, स्नातक कर लेता है, तो स्नातक करने के पश्चात हम लोग जानते हैं दोस्तों पीसीएस, आप लोगों को सिविल सेवा की परीक्षा। तो सिविल सेवा की परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। तो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा के लिए क्या करता है, वह लड़का अपना फॉर्म फिलअप करता है। और फॉर्म फिलअप करने के दरमियान उस परीक्षा में जब देता है तो वह परीक्षा में वह उच्च स्थान प्राप्त करता है, उच्च स्थान प्राप्त करता है। तो स्नातक परीक्षा में कौन स्थान, तो प्रथम स्थान। और केंद्रीय लोक सेवा जिसके द्वारा आप लोग जानते हैं कि आईएएस लोग बनते हैं, आईपीएस जो बनते हैं, एसपीडीएम जो बनते हैं, जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा के माध्यम से ही बनते हैं। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा के द्वारा वह उच्च स्थान प्राप्त करता है। तो इस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो दोनों में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको सवाल करेगा यहाँ पे कि स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान आया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे सवाल करेगा कि केंद्रीय लोक सेवा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो उच्च स्थान प्राप्त किया। जैसे ही तो उच्च स्थान आया तो इस लड़का का पूरे देश में नाम खिल गया दोस्तों। और अपने कहने का मतलब पूरे राज्य में इसका नाम खिला। और उस लड़का का नाम था, दलित बालक का नाम था राम प्रवेश। क्या नाम था, राम प्रवेश। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि राम प्रवेश का नाम आप लोगों केंद्रीय लोक सेवा में जब उच्च स्थान प्राप्त किया तो क्या नाम रोशन हुआ कि नहीं, तो इसका नाम पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिला में, पूरे गांव में इसके परिवार का नाम पूरे चारों तरफ पेपर में, अखबार में राम प्रवेश कहने का मतलब गूंजने लगता है। और यही दलित बालक था, यही कहने का मतलब दलित परिवार से था। उस लड़का का नाम है क्या, राम प्रवेश। इसका गाँव कहाँ था, भिखनटोला। कौन राज्य में, बिहार राज्य में। और इसने के द्वारा ही स्नातक परीक्षा में कौन स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया गया था। अब देखिए केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू आप लोग समझते होंगे, बैठा करके 2-4 इंटरव्यूअर होंगे। तो इंटरव्यू जो होता है दोस्तों,
उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग समझिएगा, इंटरव्यू को हम लोग बोलते हैं ऐसे हिंदी में साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। तो साक्षात्कार, तो साक्षात्कार कहने का मतलब इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू जब हो रहा था राम प्रवेश का, तो इंटरव्यूअर जो थे इसकी इतना, जब प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यूअर जो है, जो साक्षात्कार ले रहे हैं किनका? राम प्रवेश का। तो इसका जब साक्षात्कार ले रहे हैं तो इंटरव्यूअर जो है इतना अच्छा से प्रश्न जब पूछ रहे थे, अच्छे अच्छे प्रश्न, और उस अच्छे अच्छे प्रश्न को भी इसने बड़ा आसान से सरल सुगम के द्वारा इतना अच्छा से उत्तर देता है कि इंटरव्यूअर भी इसके व्यापक विषय ज्ञान के चलते, राम प्रवेश के व्यापक विषय ज्ञान के चलते क्या होता है, यह भी इंटरव्यूअर भी हैं जो हैरान हो जाते हैं। और आप लोग को क्या होता है कि इसको इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है, और यह भारत के प्रशासनिक सेवा में इसका अहम योगदान होता है। और कहने का मतलब एक दलित परिवार से होते हुए भी उच्च स्थान प्राप्त करता है, उच्च ओहदा पर जाता है, अच्छा पद प्राप्त करता है। और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में एक श्लोक लिखा गया है, आप लोग देखते होंगे, इसको कहा जाता है उद्योगिनम। क्या लिखा गया है? उद्योगिनम पुरुषम, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैति, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैति। यहाँ पे आप लोग को बड़ा इंपॉर्टेंट एक पंक्ति लिखी गई है दोस्तों, जो आप लोग को समझना है। उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैति। उद्योगिनम का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती, लगन, श्रमिक। तो जो मेहनत करता है उसी को बोलते हैं उद्योगिनम। तो यहाँ पे उद्योगिनम कहने का मतलब मेहनती पुरुष वाले व्यक्ति, जो मेहनती पुरुष होते हैं उसको क्या प्राप्त होता है? तो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मेहनती पुरुष को क्या मिलता है? तो लक्ष्य मिलता है। लक्ष्मी किसको मिलता है? तो मेहनती पुरुष को मिलता है। और उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी प्रति किस शीर्षक से लिया गया है? तो कर्मवीर कथा से लिया गया है। और इसी के आधार पे आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राम प्रवेश क्या था, चाहे कर्मवीर कौन था। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? तो लड़का का नाम कौन है? राम प्रवेश। आपको पूछा जाएगा कि समाज सुधारक कौन था? तो दयानंद सरस्वती। तो दोनों प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि समाज सुधारक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। और कर्मवीर कौन था? तो आपको राम प्रवेश आपको ध्यान रखना है। आप लोग को यह भी श्लोक ध्यान रखना है, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैति। उद्योगिनम कहने का मतलब जो मेहनत करेगा उसी को लक्ष्मी प्राप्त होता है, सभी को लक्ष्मी मिलने वाला नहीं है, बैठे बैठे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उद्योगिनम पुरुष को क्या मिलता है? तो लक्ष्मी मिलता है। लक्ष्मी किसको मिलता है? तो उद्योगिनम पुरुष को मिलता है। किस शीर्षक का श्लोक है, प्रसंग है? तो आपको कर्मवीर कथा का है। तो इस आधार से आप लोग को कहने का मतलब इस चैप्टर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग हमने आपको बताने का प्रयास किया, और इस तरह से आपको चैप्टर हम लोग को समाप्त होता है दोस्तों। अब इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैं 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो उसके गांव का नाम क्या है? भिखनटोला। भिखनटोला किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। आपसे पूछा है कि भिखनटोला की क्या विशेषता थी? तो बोलना है कि शहर से कोसों दूर है, वहाँ पे आधारभूत संरचना की चीज नाम की चीज नहीं है, वहाँ पे न सड़क है, न अस्पताल है, न बिजली है, न विद्यालय है, वहाँ के लोग निर्धन है, मतलब गरीब है, शिक्षित है। और उस भिखनटोला में एक परिवार रहता है, उस परिवार किसमें रहता है? तो झोपड़ी में रहता है। और झोपड़ी की स्थिति भी बहुत क्या थी? जर्जर थी, काफी दयनीय थी दोस्तों। वह ऐसी झोपड़ी थी जो धूप से रक्षा करता था किंतु वर्षा से रक्षा नहीं करता था। और उस परिवार में कितने सदस्य? 4 सदस्य रहते थे। घर का मालिक, उसकी पत्नी, बच्चा और एक क्या है? बच्ची। और आपको बोला गया कि भिखनटोला गांव में ही आपको सरकार के द्वारा क्या खोला गया था? एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। और इस प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न, नए सोच वाले, नए विचार वाले शिक्षक आए थे। और जो कहने का मतलब वह शिक्षक घूमने के लिए कहाँ गए थे? तो आपको बोलना चाहिए कि आप भिखनटोला गए थे। भिखनटोला में गए थे तो किसको शिक्षा देना प्रारंभ किए? तो उस बालक को शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षक ने किसको शिक्षा देना प्रारंभ किया? तो बालक को। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक ने किसको शिक्षा देना प्रारंभ किया? तो बालक को। और बोलेगा कि बालक किससे आकर्षित हुआ? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर के निरंतर अपना अध्ययन करना शुरू कर देता है। और महाविद्यालय में स्नातक परीक्षा में वो कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। जैसे उसका महाविद्यालय
विद्यालय का भी नाम ऊंचा होता है, नाम रोशन होता है और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में और उच्च स्थान प्राप्त करता है। और कहने का मतलब जब उसका साक्षात्कार हो रहा था तो उसके व्यापक विषय के चलते, ज्ञान के चलते साक्षात्कार समिति के सदस्य भी हैरान हो जाते हैं और पास कर दिया जाता है और पास हो जाता है अच्छे मार्क्स से। और कहने का मतलब लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपाधि, मेहनती पुरुष को क्या प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होता है। लक्ष्मी किसको मिलता है, तो मेहनती पुरुष को मिलता है। इस आधार से आपको लगभग इस चैप्टर से प्रश्न जो आते हैं दोस्तों बन जाना चाहिए। आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए। तब तक के लिए क्या दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।